एनसीपी नेता आर पाटिल का शर्मनाक बयान, कहा एमएनएस उम्मीदवार को चुनाव के बाद करना चाहिए था रेप। एमएनएस उम्मीदवार सुधाकर खाड़े पर है रेप का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना का किया शुभारंभ। शहरों की तरह चमकेंगे गांव, 5 साल में 5 गांव गोद लेंगे सांसद। पाकिस्तान के नेता इमरान खान ने मोदी को दी धमकी, कहा मोदी भारत पाक बॉर्डर पर ना दिखाए अपनी ताकत। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाक को चटाई धूल। आंध्र के तटीय इलाकों में तूफान हुदहुद से हड़कंप, खाली कराए गए कई इलाके। प्रशासन ने हुदहुद से निपटने के लिए कसी कमर, कल टकराएगा हुदहुद। महाराष्ट्र में चुनावी संग्राम अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है और इस वक्त हर पार्टी प्रदेश की जनता को रिझाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। हर पार्टी के नेता एक दूसरे पर हमले का कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में वापसी के दावे कर रही है, तो वहीं शिवसेना ये मानकर चल रही है कि महाराष्ट्र की जनता इस बार शिव सैनिकों के साथ ही है। लेकिन चुनाव के पहले ओपिनियन पोल ने बीजेपी के हौसले बढ़ा दिए हैं। हर सर्वे में बीजेपी के ही सबसे ज्यादा सीटें पाने की संभावनाएं जताई गई हैं। चुनाव से पहले किए गए सर्वे को बीजेपी सच साबित करने की कोशिशों में जुटी है, तो वहीं दूसरी पार्टियों का मानना है कि चुनाव नतीजों के बाद ये सारे सर्वेक्षण झूठे साबित हो जाएंगे। बहरहाल हर पार्टी चुनाव प्रचार के आखिरी वक्त में अपनी ओर से कोई कोर कसर छोड़ती नहीं दिख रही। लेकिन सच में सरकार बनाने में किस पार्टी को कामयाबी मिलती है, इसके लिए तो अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा। लेकिन सवाल तो प्रदेश के साथ साथ देश की जनता के जहन में भी उठता है। क्या सही साबित होंगे ओपिनियन पोल? बीजेपी को मिलेंगी सबसे ज्यादा सीटें? किस पार्टी का जनता देगी साथ? महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार? जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम महाराष्ट्र महाचक्र में आज फिर आपका एक बार स्वागत है। मैं एसएन विनोद आज अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की ताजा हलचलों पर। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को होने जा रहे मतदान में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं और हर पार्टी प्रदेश की जनता को आकर्षित करने के लिए हर दांव पेच आजमा रही है। बीजेपी और शिवसेना ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी जनता को रिझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन शिवसेना जहां विदर्भ के अपने रुख पर कायम है, तो वहीं बीजेपी ने घोषणा पत्र में अलग विदर्भ का कोई जिक्र नहीं किया है और बीजेपी के इस कदम के बाद कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र महाचक्र में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेंगे वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कुमार रामकृष्ण जी, बीजेपी नेता अशोक सिंह और साथ ही मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस नेता राजू वाघमारे जी। तो चलिए शुरू करते हैं महाराष्ट्र चक्र का आज का सफर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को विदर्भ क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिली थी और इस विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को इस क्षेत्र से बड़ी उम्मीदें हैं। बीजेपी जहां अलग विदर्भ राज्य के समर्थन में रही है, तो वहीं शिवसेना इसके विरोध में। लेकिन पार्टी में जारी घोषणा पत्र में बीजेपी ने अलग विदर्भ का कोई जिक्र नहीं किया है। बीजेपी शिवसेना का घोषणा पत्र जारी, अलग विदर्भ पर बीजेपी खामोश। शिवसेना के घोषणा पत्र में अलग विदर्भ का विरोध। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और इनमें जनता को लुभाने वाले कई मुद्दे शामिल किए गए हैं। लेकिन इस घोषणा पत्र में सबसे खास बात यह है कि अलग विदर्भ का समर्थन करने वाली बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में विदर्भ के मुद्दे को शामिल नहीं किया है, जबकि शिवसेना ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अलग विदर्भ का विरोध किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में जिन बातों को अहमियत दी गई है उनमें महाराष्ट्र लोक सेवा गारंटी एक्ट, राज्य में पेट्रोल डीजल दर सस्ती,
औद्योगिक विकास के लिए खिड़की योजना, बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक, बाल वीरों को तुकाराम ओम्बले पुरस्कार, वृद्ध किसानों के लिए अन्नदाता आधार योजना, सांध्यकालीन अदालत, मराठी स्कूलों को आर्थिक मदद, वृद्ध महिलाओं को मासिक पेंशन, धनगर समाज को आरक्षण, शुद्ध पेयजल योजना, LBT समाप्त, वृद्ध श्रमिक पत्रकारों को 1500 रुपए की मासिक पेंशन देना शामिल है। वहीं शिवसेना के घोषणा पत्र में जिन मुद्दों का जिक्र किया गया है उनमें मुंबई के बिजनेस और कृषि हब, महालक्ष्मी रेस कोर्स पर थीम पार्क, शिवाजी की जीवनी की गैलरी, बाल ठाकरे का स्मारक, झोपड़पट्टी मुक्त महाराष्ट्र, कोस्टल रोड, ग्रामीण छात्रों को मुफ्त टैब, टेलीमेडिसिन वर्चुअल क्लासरूम, मराठी भवन का निर्माण, LBT समाप्त, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को सुरक्षा आदि शामिल हैं। बीजेपी को विदर्भ से है सबसे ज्यादा उम्मीद। विदर्भ में रहा है बीजेपी का वर्चस्व। करीब 25 साल पहले बीजेपी शिवसेना में युति होने के वक्त से ही महाराष्ट्र की सियासत में बाकी क्षेत्रों में भले ही शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में रही हो, लेकिन विदर्भ में शुरू से ही बीजेपी ज्यादा सीटों के साथ साथ बड़े भाई की भूमिका में रहती आई है और विदर्भ में बीजेपी का वर्चस्व शिवसेना भी स्वीकार करती है। 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्वी और पश्चिमी विदर्भ की 62 सीटों पर लड़कर 19 सीटें जीती थी, जबकि शिवसेना 23 सीटों पर लड़कर 8 सीटें जीत सकी थी। वहीं 2004 में बीजेपी ने 36 सीटों पर लड़कर 20 सीटों में विजय हासिल की थी। यहां तक कि 1990 में जब भाजपा पूरे राज्य में सिर्फ 104 सीटें लड़कर 42 सीटें ही जीत सकी थी, उस वक्त भी विदर्भ में 28 सीटें लड़कर वो 13 सीटें जीतने में सफल रही थी। विदर्भ की 36 सीटों पर अब तक बीजेपी कभी न कभी जीत दर्ज कर चुकी है। प्रदेश में उसका मत प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है। 1990 के विधानसभा चुनाव में मिले 27% वोट 2014 के लोकसभा चुनाव में 36.61% तक पहुंच चुके हैं। अलग विदर्भ को लेकर बीजेपी की भूमिका पर चुनाव प्रचार के दौरान विवाद पैदा हुआ था और शिवसेना, MNS समेत विरोधी पार्टियों ने प्रधानमंत्री मोदी पर महाराष्ट्र के टुकड़े करने के आरोप भी लगाए, जिसके बाद मोदी ने चुनावी रैली में कहा था कि महाराष्ट्र का विभाजन नहीं होने दिया जाएगा। और शायद मोदी के इसी आश्वासन के बाद बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र से अलग विदर्भ का मुद्दा गायब कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। तो अब जबकि महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार अभियान अंतिम दौर में है, सभी दल दावे प्रतिदावे कर रहे हैं, सभी दल अपनी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। लेकिन जितने भी मतदान पूर्व सर्वेक्षण आए हैं और जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके अनुसार आज की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस दौड़ में बहुत आगे, सबसे आगे है। लेकिन वह अकेले के दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना पाएगी या नहीं, इस पर अभी एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। लेकिन इस बीच इस प्रचार के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिस पर पूरे देश की नजर लगी हुई है। ध्यान रखें, यह कोई एक प्रदेश महाराष्ट्र का चुनाव नहीं है, इस पर पूरे देश की नजर है और इन सबों से ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दांव पर है। क्योंकि यह पूरा का पूरा चुनाव महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है, स्थानीय किसी नेता के नाम पर या भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, यह बहुत ही स्पष्ट है। इसे लेकर के बहुत सारे असंतोष हैं और असंतोष का सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने आया है वह है पृथक विदर्भ राज्य का मुद्दा। मैं याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से छोटे राज्यों की पक्षधर रही है और जहां तक विदर्भ का सवाल है, उसने अपने भुवनेश्वर अधिवेशन में बाकायदा प्रस्ताव पारित कर रखा है इसके समर्थन में। और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी पृथक विदर्भ राज्य के निर्माण के प्रति अपनी भावना प्रकट की थी। ऐसे में जब सब कुछ ऐसा लग रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी अकेले के बलबूते पर सरकार बनाने जा रही है, शिवसेना से अलग हो चुकी है, जो शिवसेना विरोधी रही है, तो विदर्भ वासियों को लगा था कि अब उनके वर्षों पुरानी उनकी लालसा, उनकी मनोकामना पूरी होगी पृथक विदर्भ राज्य के रूप में। लेकिन प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र में एक वक्तव्य कि दुनिया की कोई भी ताकत जब तक मैं दिल्ली में हूं महाराष्ट्र का विभाजन नहीं करेगी, मैं महाराष्ट्र नहीं तोड़ सकता है। इससे सीधे यह लिया गया कि विदर्भ अलग नहीं बनेगा, जबकि वहां पर इसे लेकर के इतना संतोष है कि अब तो विदर्भवासी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं।
अब हम ये जानेंगे अपने अतिथि विशेषज्ञों के साथ भी कि क्या इसका असर कहीं मतदान पर प्रतिकूल रूप से भारतीय जनता पार्टी पर तो नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले सीधे चलते हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का अशोक सिंह जी मौजूद हैं। अशोक जी, मैं आप ही से सबसे पहले जानना चाहूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ। आप स्वीकार करेंगे कि जब जब महाराष्ट्र की चर्चा हुई है और छोटे राज्यों की चर्चा हुई है, पृथक विदर्भ की बात के प्रति भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सहमति जाहिर की, लेकिन अब जबकि प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि कोई भी ताकत महाराष्ट्र के टुकड़े नहीं कर सकती, और मैं आपको याद दिला दूं कि यह जो लाइन है, यह जो रुख है, यह शिवसेना का शुरू से रहा है। और यही कारण है कि जब 1995 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय इसलिए राज्य अलग नहीं हो पाया क्योंकि शिवसेना ने विरोध किया था। अब प्रधानमंत्री के कहने के बाद दुखद रूप से विदर्भवासियों के लिए यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में विदर्भ की कोई भी चर्चा नहीं की है, जबकि उसी दिन जारी शिवसेना ने पृथक विदर्भ राज्य के निर्माण का विरोध किया है। तो ऐसे में क्या यह महाराष्ट्र की जनता, खासकर जो विदर्भ क्षेत्र के, उनके साथ हम इसे धोखा नहीं मानेंगे? देखिए विनोद जी, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी की जब और एनडीए की जब पिछली बार सरकार थी जी, तो उसमें उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड हमने अलग राज्य बनाए थे जी, और वो कई वर्षों से डिमांड थी वहाँ की। जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक संघ, वहाँ पे एक दल था, वो बहुत पहले से कई राजनीतिक दलों को मिलाकर बिहार से अलग एक राज्य की मांग कर रहे थे जी। उत्तर प्रदेश में भी उत्तराखंड क्रांति दल वगैरह लोग बहुत कई वर्षों से मांग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में भी यही हाल थे। ये बड़े बड़े प्रदेश थे। महाराष्ट्र भी एक बड़ा प्रदेश है, लेकिन देखिए क्या है कि अब चूंकि ऐसा नहीं है कि भाई कोई चीज़ है तो हम उसको कर दें ना करें, ऐसा नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम, पहली बात तो क्या कि ये इशू है भाई, विदर्भ के लोगों ने डिमांड की है कि भाई मुझे एक अलग प्रदेश की मांग है उनकी, वो दी जाए। और भारतीय जनता पार्टी ने ये तो नहीं कहा कि हम नहीं देंगे। नहीं, आपके प्रधानमंत्री नहीं, आप मेरी बात, विनोद जी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। नहीं, मैं बताता उनसे जब किसी ने पूछा तब उन्होंने कहा है कि जब तक मैं दिल्ली में बैठा हूँ प्रदेश अलग नहीं होगा। देखिए अभी आज चुनाव है। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की एक चुनावी सभा में सार्वजनिक रूप से कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत महाराष्ट्र के टुकड़े नहीं करो दे देगी। ये कहा है, आप इस शब्दों पर ध्यान दीजिए। यह किसी के पूछने पर नहीं बोला, उनका चुनावी भाषण है ये। और आज जबकि आपके चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें कोई चर्चा तक नहीं है। क्या ये जो अधिवेशन जो आपका हुआ भुवनेश्वर में, जहां प्रस्ताव पारित है, उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रस्ताव है? इसका मतलब एक विनोद जी देखिए, नरेंद्र मोदी सारे राष्ट्रकारिणी के प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहते हैं। विनोद जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग छोटे राज्यों को करने के पक्षधर हैं, विरोधी नहीं है। लेकिन वहां महाराष्ट्र में वहां पे उनकी डिमांड कैसी है, क्या है? आज चुनाव है, आज हम घोषणा पत्र में उनके वोटों के लिए कर दें, कल अलग परिस्थितियां भी हो जाती हैं। एक जिम्मेदार राजनीतिक होने के नाते हम लोग इसको नहीं चाहते कि वो बंटवारा हो, और प्रधानमंत्री जी जो कहा है वो ठीक कहा है। अब देखिए उसके वोटों का दूसरा ध्रुवीकरण लोग कर रहे हैं। अब शिवसेना के लोग, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी उसके पक्षधर नहीं है। बीजेपी ने ये तो नहीं कहा ना, कल चल के अगर वहां पे जनमत संग्रह होगा, वहां के लोगों की डिमांड होगी, उस पर एक कमेटी बैठाई जाती है। आपने देखा होगा जितने भी राज्य अलग हुए होंगे उस पर एक कमेटी बैठाई जाती है, और कमेटी वहां पे सर्वे करती है, वहां के लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो डिमांड होता है, उस पर चर्चा करते हैं, उसको लाते हैं, उसके बाद फिर चर्चा होती है। ये आज चुनाव के बीचों में सब कुछ होने वाला नहीं है। ये तो शिवसेना और कांग्रेस के लोग इसको बेवजह तूल दे रहे हैं कि इसको विदर्भ अलग करना चाहिए, इस पर बीजेपी के इसमें नहीं है, इस पर इन्होंने घोषणा पत्र में जारी नहीं किया। ये तो चुनाव आज कल खत्म हो जाएंगे, परसों भी ये चर्चाएं चलनी है। अशोक जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे असहमत हूँ, क्योंकि मैं आपको जानकारी दूं, जैसे आपने तीनों अन्य राज्यों की बात की जिसको कि आपके शासनकाल में राज्य बना गया, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो या झारखंड हो, वहाँ जो आंदोलन चल रहे थे उससे कहीं पुराना आंदोलन विदर्भ का है। वहाँ मांग बहुत पुरानी मांग है, नहीं मांग है, आज चुनाव के बीच मांग नहीं है। सो इस पर आपको और बताएंगे। राकेश जी, अभी तक सुनिए, यह जो एक बड़ा अजीब मुद्दा उठा है, चूंकि ये प्रधानमंत्री ने जो भाषण दे दिया और उनके अपने तेवर में बोलते हैं, वो जो उन्होंने बोल गए वो मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊंगा। इसके पहले क्या बताएं कि अभी लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये जो पृथक विदर्भ राज्य निर्माण समिति है
उसको लिखित रूप में मैं बता रहा हूं, नितिन गडकरी जो वहां के कद्दावर नेता हैं, लिखित रूप में अपने पैड पर उन्होंने समर्थन में पत्र दिया और लोगों ने उनको ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई। अब वो ठगा महसूस कर रहे हैं। वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र फडणवीस या अन्य नेता जो हैं, सब लोग जो उन्होंने कहा है यानी हम पृथक विदर्भ के पक्ष। वैसे में जब प्रधानमंत्री कहता है कि साहब कोई ताकत इसको अलग नहीं कर सकती, तो स्वाभाविक रूप से आज अगर घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें इसकी चर्चा नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन अब यह मुद्दा होता है कि आखिर यह क्या है, कहीं यह क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई गुप्त रूप से चल रही आंतरिक कलह का परिणाम है या फिर किसी अन्य कारण से वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो खेल होते हैं उससे जुड़ा हुआ है। इसमें संघ भी है, पार्टी भी है, कि इस तरह की बातें करें कि आज विदर्भवासी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जी, आप प्रधानमंत्री के जिस वक्तव्य की बात कर रहे हैं जी। तो उसमें प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी ताकत मुंबई को नो मुंबई को नहीं है, महाराष्ट्र को। मुंबई के शब्द की चर्चा नहीं है। मैं बता दूं ये बात, राकेश जी मैं सुधार दूं, ये बाद में पार्टी की ओर से कुछ स्थानीय नेताओं ने कहा। नहीं, मैंने उनका जो जिस चुनाव सभा में उन्होंने भाषण दिया था, आप उसकी क्लिपिंग दोबारा से निकलवा लीजिए अपने रिकॉर्ड से और उसको देखिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कोई भी कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को बांटने की बात हो रही है। मैं आपसे कहता हूं कि मुंबई को कोई भी ताकत महाराष्ट्र से अलग नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा महाराष्ट्र से, मुंबई और महाराष्ट्र दोनों एक रहेंगे। मुंबई के बिना महाराष्ट्र नहीं है, नरेंद्र मोदी के शब्द बता रहा हूं, और महाराष्ट्र के बिना मुंबई नहीं है। उन्होंने विदर्भ का नाम नहीं लिया। तो मुंबई को अलग करने कोई आंदोलन है क्या? देखिए नहीं, वो बात ये हो रही थी ना कि मुंबई को साहब अलग कर दिया जाएगा महाराष्ट्र से। नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब दिया है। नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा है कि विदर्भ राज्य नहीं बनेगा। नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा है कि महाराष्ट्र की जो मांग है, महाराष्ट्र के लोगों की जो मांग है, उस पर सरकार कोई गौर नहीं करेगी। और देखिए विनोद जी, इसके इतिहास में जाएं आपको तो मुझसे ज़्यादा जानकारी है। फजल अली साहब ने 1956 में जो पंडित नेहरू की सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था, उसमें विदर्भ का विशेष जिक्र था, तेलंगाना का विशेष जिक्र था, यहाँ तक कि हरियाणा का भी विशेष जिक्र था। पंजाब के जो हरियाणा अलग बाद में बना 1966 में, और उसमें कहा था कि विदर्भ के लिए जैसे तेलंगाना के लिए, तेलंगाना के विकास के लिए विशेष बोर्ड बनना चाहिए, विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, इसी प्रकार से विदर्भ के विकास के लिए विदर्भ की सामाजिक, भौगोलिक परिस्थिति और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। उससे पहले सेंट्रल प्रोविंस था जिसकी राजधानी नागपुर थी, जिसमें जब मध्य भारत और ये दूसरे राज्य थे मध्य प्रदेश के, ये सब अलग अलग थे। 1956 में ही बना ना मध्य प्रदेश, 1956 में ही बना ना मुंबई से महाराष्ट्र, 1956 में ही बना गुजरात, 15 राज्य बने थे तब। ये मांग इतनी पुरानी है। और जैसा कि आपने स्वयं याद दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भुवनेश्वर के प्रस्ताव पारित है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। देखिए वही राकेश जी, नरेंद्र मोदी ने सवाल यही उठाया। नहीं सब देखिए, आपने जो कहा ये जो मुंबई की चर्चा है ये बाद में चर्चा हुई, और जो सन था पूरे महाराष्ट्र को कहा कि महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी का जो पब्लिक मीटिंग, तो प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं कहा? प्रधानमंत्री इसका स्पष्टीकरण दे सकते थे, नहीं दिया उन्होंने। प्रधानमंत्री ने, देखिए प्रधानमंत्री हर बात को स्पष्ट नहीं कहेगा। अरे महाराज, जब प्रधानमंत्री एक राजनाथ सिंह के बेटे की चर्चा होती है, प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका स्पष्टीकरण देते हैं, और ये तो इतनी बड़ी बात है। आप ये आप देखिए, एक मिनट आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। इसकी और उसकी हम तुलना नहीं कर सकते, वो चीज दूसरी है, ये चीज दूसरी है। ये महाराष्ट्र के टोटल महाराष्ट्र के भाग्य की बात हो रही है। और आप ये देखें, तेलंगाना का जब केंद्र में सरकार थी वाजपेयी जी की, तेलंगाना का समर्थन नहीं किया था, तेलंगाना का समर्थन नहीं किया था। तब 3 राज्य बन गए थे, 3 राज्य बना दिए थे अडवाणी जी ने, तेलंगाना को नहीं बनाया था। उसका बनाने का एक प्रक्रिया होती है। राज्य जो विधानसभा है उसमें सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हो, वहाँ की जो सरकार है, केंद्र सरकार उसका प्रस्ताव बनाए, प्रस्ताव भेजे। अब जो हमने तेलंगाना के मामले में देखा है, पूरी प्रक्रिया किस तरीके से शुरू हुई और किस तरीके से तेलंगाना राज्य बना, तो इसलिए हवा में कोई चीज नहीं बन सकती। इस पर मैं आपके पास आऊंगा।
ये जो आपने फजल आयोग की भी चर्चा की, फजल अली आयोग की मैं बात आपको कर रहा हूं, सिर्फ वहां इस विदर्भ पर मैं का फिर जिक्र आऊंगा। है। फजल आयोग की अनुशंसा पृथक विदर्भ के पक्ष में थी, है ना, ये उसके पक्ष में थी। पंडित नेहरू नहीं चाहते थे, उन्होंने लोगों को बुलाया, और मैं आपको याद दिला दूं, एक नागपुर करार हुआ, नागपुर पैक्ट हुआ, जिसके अंतर्गत सुधार की बात है, उस पर आएंगे। अभी हमारे जो कांग्रेस के सही, प्रतिनिधि, आपको पूरा इतिहास याद है। नहीं मैं आपको तो इसलिए बताऊंगा, हमसे ज्यादा पता नहीं ये याद दिलाऊंगा। लेकिन अभी हमारे बीच में जो कांग्रेस के प्रतिनिधि राजू बागमारे जी हैं, वो कुछ इस पर कहना चाहते हैं। हाँ राजू जी, आप क्या कहना चाहते हैं? राजू जी। विनोद जी, ये बीजेपी के नेता जो आपके शो पे आए हैं और ये अभी हमारे जो पत्रकार जो बात कर रहे थे जी। ये दोनों जन गोल गोल बात कर रहे हैं। मोदी जी ने पूरी स्पष्टता से ये कहा था जी। कि महाराष्ट्र, जब तक मैं दिल्ली में हूँ, जी। महाराष्ट्र को कोई अलग नहीं कर सकता। जी, महाराष्ट्र क्या देखिए, भारत से अलग इन्होंने होगा? 3 छोटे महाराष्ट्र के टुकड़े नहीं कर सकते, नहीं, टुकड़े। नहीं, से अलग मेरी- होगा। अरे हमें बात तो करने बोलिए, दीजिए। बोलिए। हमने बात नहीं की, आपसे भी बात कर रहे थे। बोलिए बोलिए राजू जी, बोलिए आप। देखिए कि इन्होंने 3 छोटे छोटे राज्य बनाए जी। बीजेपी ने, लेकिन उस वक्त दुर्भाग्य और सौभाग्य की बात यह है कि मोदी जी पंतप्रधान नहीं थे। जी, मोदी जी पंतप्रधान बन जाने के बाद मोदी जी झूठ बोलने में माहिर है। मोदी जी ने लोकसभा के इलेक्शन में दार्जिलिंग में गए, दार्जिलिंग में गोरखा लैंड उनको अलग चाहिए था, तो मोदी जी ने वहां भाषण क्या किया कि मैं खुद चाहता हूं कि गोरखा की लैंड अलग बननी चाहिए। जी, जी, इधर विदर्भ में बीजेपी के ही पक्षाध्यक्ष फडणवीस ये बोल रहे हैं कि हमको विदर्भ अलग चाहिए। जी, गडकरी जी बोल रहे हैं विदर्भ अलग चाहिए। हाँ। इन्होंने भी पहली बार बोला कि हम विदर्भ के बारे में जरूर सोचेंगे। जी। जब भी करने की बात आती है तो मोदी जी अपना रुख बदल लेते हैं। तो ये बीजेपी की नए बीजेपी, ये जो नया बीजेपी का गठन हुआ है जी। मोदी जी के हाथ के अंदर, जी। तो इनका ये काम रहा है कि लोगों को संभ्रम अवस्था में रखने का, एक ने एक बात करने की, एक ने दूसरी बात करने की। अगर मोदी जी में अगर इतनी हिम्मत है और इतने 18 या 20 सभा महाराष्ट्र में कर रहे हैं, तो इन्होंने इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए था। जैसा विनोद जी आपने बोला जी। कि राजनाथ सिंह के बेटे का स्पष्टीकरण दे सकते जी। हैं, और ये हजारों लाखों विदर्भ के वासी जो मोदी जी के पास हाथ फैला के बैठे हैं, जी। उनको स्पष्टीकरण नहीं दे सकते, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये महाराष्ट्र की जनता को और भारत की जनता को भी मोदी का ये रवैया और ये झूठ बोलने का तरीका अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। अभी बीजेपी के जो नेता है महाराष्ट्र के, उनकी अवस्था ऐसी हो गई है कि वो विदर्भ में घूम के अपना चेहरा दिखा नहीं सकते। अभी करे तो क्या करे, मोदी जी को कौन समझाए? और ये क्या मोदी जी किनके सुनने वाले नहीं है, क्योंकि वो तानाशाह है। तो इस तरीके का बीजेपी, अगर हमने भारत के लोगों ने गलती करके इनके हाथ में सत्ता दी, लेकिन अभी हर चुनाव में, हर पोट निवडणूक में जो उपचुनाव होते हैं, लोगों को यह समझ में आने लगा है कि हमने गलतियां की है, और यही वक्त है कि महाराष्ट्र की जनता भी अपनी गलती सुधारने में लगी है। और आप देखिए, बागमारे जी भाषण मत दीजिए, तर्कों की बात कीजिए, ये बीजेपी का तथ्य की बात कीजिए ना। सफाया आप भाषण दे रहे हैं, भाषण मत बागमारे दीजिए। जी किसका सफाया कब होगा ये 15 तारीख को पता लग जाएगा। और अभी तो पूरे भारत से आपका सफाया हुआ है, महाराष्ट्र से जल्दी सफाया होने वाला है। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। एक बात का सवाल, इतनी हिम्मत है, एक बात का जवाब दीजिए। स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते हैं? एक तो वो एक अलग मुद्दा है। बागमारे जी देखिए, मैं पत्रकार हूँ, मुझे ना कांग्रेस से लेना देना ना बीजेपी से। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, तेलंगाना के गठन की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने 2004 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में की थी, उसका गठन कब हुआ? इस बात का जवाब दीजिए। नंबर 2,
आप जिस प्रकार की आप कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से घबरा करके प्रधानमंत्री के बारे में, एक मिनट वाघमारे जी, मैं बड़े अदब से एक बात करता हूँ। ठीक है वाघमारे जी, मेरा एक सवाल, अरे सवाल तो पूछिए, सवाल का जवाब, अरे सवाल तो सुन लीजिए ना। कपूर साहब आप मुझे सवाल का एक मिनट, जस्ट ए मिनट, इट इज नॉट ए पब्लिक प्लेटफॉर्म। राकेश जी पूछिए, आप एक सवाल का जवाब, और दूसरा मैं जो सवाल आप जो ये झूठ बोलना कह रहे हैं, प्रधानमंत्री, आप वो प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं हैं, वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। अगर हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में ये कहेंगे कि वो झूठ बोलता है, तो हम किसका अपमान कर रहे हैं? हम अपना अपमान कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो गलत बात कह रहे हैं, वो असत्य, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने, मैं 2 दिन से देख रहा हूं, वे लगातार ये बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। अब मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए, एक सवाल मेरा सुन लीजिए। आप मेरा सवाल तो सुन लिए हजूर जी, बोलिए। पूरा सवाल तो सुन लिया, नहीं सुना आपने। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या आपकी पार्टी विदर्भ राज्य के पक्ष में है? यू टेल मी वेदर कांग्रेस इन फेवर ऑफ विदर्भ और अगेंस्ट ऑफ विदर्भ। सीधा सवाल, इसका जवाब दिए, सीधा सवाल है, प्लीज अभी टेल मी, अभी मैं सीधा जवाब दीजिए इसका, हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तीनों सवाल पे जवाब देता हूँ जी, दीजिए। तेलंगाना का मुद्दा हमने उठाया, हमको ये पता था। आपने नहीं उठाया, आपको इतिहास का ही नहीं पता है। आपने नहीं उठाया। तेलंगाना की राज्य की मांग देश की आजादी से पहले से है। अब आज की कोई तेलंगाना की मांग है? 1947 से पुरानी मांग है तेलंगाना की। हमने उठाया, इसका मतलब क्या है जी। कि 2004 में हमने कहा कि तेलंगाना को हम अलग राज्य का दर्जा देंगे जी, बराबर है। 2014 में जब भी हमको ये मालूम था कि अभी ये करने से हमको नुकसान होगा, उसके बावजूद भी हमने तेलंगाना को अलग राज्य बनाया। आपके पास तो विकल्प क्या हमने था? कभी देखा नहीं कि हमारे चुनाव में हमारी परिस्थिति क्या होगी। हमने जो लोगों को जवाब दिया था, जो जबान दी थी, वो हमने पूरी की। ये पहला जवाब। दूसरा जवाब कि जब भी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान है, लेकिन पंतप्रधान पद की गनीमा को अगर अच्छी तरह से रखना चाहिए। अगर पंतप्रधान महाराष्ट्र में आके बोले कि गुजरात महाराष्ट्र के पहला है, हरियाणा में जाके बोले कि हरियाणा सबसे पीछे है, पंतप्रधान को सब राज्य को दर्जा देना चाहिए। अगर पंतप्रधान एक राज्य में जाके दूसरे राज्यों की निंदा कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? अगर वो गुजरात का पंतप्रधान है, नरेंद्र मोदी जी क्या गुजरात के पंतप्रधान है? वो भारत के पंतप्रधान है। तो भारत के पंतप्रधान की जो वाकया रहता है, उसकी गनीमा रहती है। चलिए बागबारी जी, पंतप्रधान है, भारत का पंतप्रधान है, इसीलिए महाराष्ट्र और हरियाणा में अकेला चुनाव प्रचार कर रहा है। अब चिंता कर रहे हो बागबारी जी, हम लोग आपके पास तर्क नहीं है। बागबारी जी मेरी बात सुनिए। अरे आपकी इंदिरा गांधी थी भाई, आपकी इंदिरा गांधी। एक बात बताइए, वाघमारे जी का पंतप्रधान ने, वाघमारे जी, अरे वाघमारे जी, इस तरीके की, अरे वाघमारे जी, किसी भी राज्य में कपूर साहब, हम लोग वाघमारे जी अपनी पार्टी का इतिहास जानिए, अपनी पार्टी का इतिहास जानिए। इंदिरा गांधी भी यही करती थी। क्या इंदिरा गांधी तानाशाह थी? कपूर साहब, क्या इंदिरा गांधी तानाशाह थी? कपूर साहब, हम लोग विषयांतर कर रहे हैं। कपूर साहब का अपमान कर रहे हैं। बागबारी जी आपके पास सब फिर आएंगे। अपमान कर रहे हैं कपूर साहब, आपके पास भी आएंगे। मोदी को तानाशाह का, नरेंद्र मोदी को इस देश के 282 लोकसभा चुनाव के लोगों ने जिताया है। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, कोई नहीं। तो इंदिरा गांधी भी तानाशाह थी। अब हमारे बीच प्रमुख राजनीतिक विश्लेषक इंदिरा गांधी ने डॉक्टर कुमार बैठे हुए हैं। लगा दी अब थी, हम उनसे सीधे बड़ा डॉक्टर तानाशाह कुमार कौन के होगा? पास चलते हैं, उनसे भी बात करेंगे और फिर अपने अतिथियों के पास आएंगे। कुमार साहब, अभी तक के आपने ये जो गर्मा गर्म चर्चा सुनी,
इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण आई है। एक तो चुनावी प्रचार के दौरान जो गरिमा की बात है, जिसमें प्रधानमंत्री पर भी आरोप लग रहे हैं, आंशिक रूप से मैं बताऊंगा वो आरोप गलत भी नहीं है। अब यह है कि उसको किस रूप पर रखा जाए, झूठ या गलत, दो शब्द का फेर है। मैं वहां पर उदाहरण देना चाहूंगा, चूंकि यह चर्चा बहुत हो रही है और महाराष्ट्र में जाकर उन्होंने जो बार बार बोला है करके, आपने हर कोई सुना होगा, आप भी सुनिए। हर भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ये बोल रहे हैं कि 60 साल उन्होंने शासन किया कांग्रेस के ऊपर और हमारे 60 दिनों को हिसाब मांग रही है। अब यहां मैं झूठ नहीं कहूंगा, गलत कहूंगा, कांग्रेस ने 60 साल शासन नहीं किया। 6 साल वाजपेयी जी के, 2-2.5 साल मोरारजी और चौधरी चरण सिंह के, 2 साल इंद्र कुमार गुजराल देवगौड़ा के, पीपी सिंह के साल, ये निकालिए तो 54 साल किया। ये सो मैं झूठ नहीं कर रहा हूं कपूर साहब, इसे गलत कर रहा हूं। ये बात प्रधानमंत्री के मुंह से, हाँ नहीं, ये प्रधानमंत्री बार बार दोहरा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। 60 महीने जोड़ बैठता है, 6 साल का फर्क पड़ गया ना, जोड़ तो एनीवे, यह एक बार बात उठ रही है। दूसरी बात, विदर्भ के मुद्दे पर जोड़ रहा है, और ये सबसे महत्वपूर्ण जिससे मर्यादा की बात की। अब शिवसेना की ओर से जो बयान आया उसका समर्थन कोई देश नहीं करेगा। पहले उन्होंने मोदी को अफजल खान से उनकी तुलना कर दी और अब ये बोल रहे हैं कि हम शिव सैनिकों के पास बगनक्का है, इससे हम उनकी अतड़ी निकाल लेंगे। अफजल खान की अतड़ी आप तुलना कर चुके हैं अफजल खान के मोदी के साथ, मतलब आप सीधे सीधे धमकी देश के प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। यह जो है अरुचिकर ही नहीं, यह अमान्य है। तो इस बार यह देखा जा रहा है कि एक प्रदेश के चुनाव में इतनी ऐसी बातें उठ करके आ रही हैं। अभी हम लोग चुनाव की बात करें, किस करवट ऊंट बैठेगा, चुनावी सुरक्षण परिणाम क्या हो रहे हैं, लेकिन ये जो बात करें इसका असर कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र की नींव पर तो अवश्य पड़ेगा। वो नींव कमजोर रही है, या फिर हम क्या एक अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं? कुमार साहब। विनोद जी, कोई भी इलेक्शन इस देश में होता है तो आप देखेंगे कि जब इलेक्शन जितना नजदीक आते चला जाता है, जो राजनीतिक स्तर है वो आपको गिरता हुआ नजर आएगा जी। आप शिवसेना और दूसरी पार्टियों की बात बोल रहे हैं, आप राहुल गांधी का क्यों नहीं जिक्र कर रहे हैं, नहीं समझ में मैंने सब कहा। एक बात बता, बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी एक समय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, इतने बड़े विपक्षी दल के नेता थे, और जिस ढंग से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे एक टेंशन बना हुआ था, उन सब इश्यूज को बीच में ला करके और जिस तरह से किया, जब नरेंद्र मोदी का रिप्लाई आया तो पूरा फिर कांग्रेस जो है बैकफुट में नजर आया। इन सब चीजों पे हम नहीं जाना चाहते। देखिए, राजनीतिक में सब चीज चलते रहता है, भाषा का मर्यादा कौन कितना गिराता है ये एक दूसरी चीज है। और शिवसेना तक की जहां तक बात करते हैं, शिवसेना इसी के लिए जाना जाता है, शिवसेना के लिए कोई नई बात नहीं है। अफजल खान से तुलना करना, बगनक्खा का इस टाइप का टर्म इस्तेमाल करना, क्योंकि शिवसेना सबसे बड़ा लूजर होने जा रहा है इस इलेक्शन में। लूजर हम इसलिए बोल रहे हैं कि यही शिवसेना का गठबंधन होता आज बीजेपी के साथ तो शिवसेना की सरकार बनती और सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन आज हालत ये हो गया कि बीजेपी से अलग हटने के बाद सबसे जो है पहले जितना सीट आता शायद उसका 40% भी आ जाए तो शिवसेना के लिए जो है वो बहुत ज्यादा होगा। जहां तक अब विदर्भ की बात करें तो राकेश जी ठीक बोले थे कि आप याद कीजिए जिस रोज नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आया था, 1 या 2 दिन पहले ही शिवसेना की तरफ से आया था कि जो है बीजेपी वाली कोशिश है कि मुंबई को अलग करने की एक साजिश चली है, उस पर यह नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आया था। तीसरा चीज ये जानिए कि शिवसेना तो हमेशा विरोध है, ये मुंबई से अलग हम दूसरा मुंबई की बात करें, यह एक मांग, ये जब वहां पर ये बात उत्तर भारतीयों की बात होती थी या मैंने गैर मराठियों की, समझ गया, तो कभी एक सुझाव दिया जाता था कि ऐसा किया जाए कि इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। वही दूसरा हम आपके, जबकि अभी उसको कोई चर्चा नहीं, कुमार साहब अभी कोई चर्चा, आप ठीक बोले, हम उसी इशू पे हम आपके पास हम आ रहे थे। तो उस कॉन्टेस्ट में जो है बेसिकली नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट था। लेकिन है क्या कि जो महाराष्ट्र और हरियाणा का जो इलेक्शन है एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है नरेंद्र मोदी के लिए। पूरा का पूरा इलेक्शन जो हो गया नरेंद्र मोदी बनाम अदर्स हो गया है, वहां बीजेपी साइड लाइन हो गया। बीजेपी नाम की कोई चीज नहीं, मैं बता दूं, पूरा का पूरा अगर इलेक्शन जीतता है तो नरेंद्र मोदी को क्रेडिट जाएगा, और अगर इलेक्शन बीजेपी लूज करती है तो इसका भी क्रेडिट जो है नरेंद्र मोदी के सर पे जाने वाला है। क्योंकि जितना मेहनत, और एक तरीके से भी माना जाता है कि जिस ढंग से नरेंद्र मोदी जी साइलेंट रहे हैं, जिस ढंग से शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटा, आप याद कीजिए, उस पर नरेंद्र मोदी का आपको कोई भी स्टेटमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना पहले ना बाद में। तो साइलेंट होना एक समर्थन माना जाता है कि ठीक है आप शिवसेना से अलग हो जाएगा, शिवसेना तैयार नहीं है। और इसलिए जब मोदी जी पूरा का पूरा जोर लगा रखे हैं, और ठीक है
प्रयोग कर भी रहे जी। हैं। और उनका प्रयोग बेसिकली है कि वो चाहते हैं कि जो रीजनल पार्टी सब है वो धीरे धीरे थोड़ा सा साइड लाइन हो, और जो नेशनल पार्टीज है वो सेंटर में है तो वो स्टेट में भी आए। और ये एक नया प्रयोग है, हमको और आपको देखना पड़ेगा कि जो नया जो वोटिंग का जो पैटर्न होने जा रहा है, जिसका रिजल्ट 19 तारीख को आएगा, जी। तो ये जो महाराष्ट्र और गुजरात हरियाणा में जो इलेक्शन होने जा रहा जी। है और वहां जो सरकार बनेगी वो नेशनल पार्टी के साथ जाना चाह रहा है, या जो रीजनल पार्टी है आज भी उतना ही पावरफुल है जितना कि पहले था। इसमें कोई शक नहीं है कि एक तरफ बीजेपी है, दूसरे तरफ जो है बाकी सारी पार्टियां हैं। रेस्ट बीजेपी वर्सेस रेस्ट। और नहीं, मैं इस पर ये बहुत महत्वपूर्ण है अभी तक कुमार साहब। वाघमारे जी ने जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस विदर्भ के पक्ष में है या खिलाफ है। विनोद जी पूछिए उनसे, विनोद जी, हाँ या ना में जवाब दें। अच्छा, विदर्भ बागबारी के जी, पक्ष में बागबारी है जी, या खिलाफ है कपूर कांग्रेस साहब पार्टी? एक सवाल आपसे बार-बार अभी पूछ तक रहे आपने हैं, जवाब नहीं दिया। तो आप उसका सीधा एक हाँ ना में जवाब दीजिए कि क्या कांग्रेस पार्टी पृथक विदर्भ राज्य के निर्माण के पक्ष में है देखिए या खिलाफ है, हमारी बताइए। भूमिका ये रही है, जी। देखिए जी। हमारी भूमिका ये रही है विदर्भ के बारे में जी। कि जो विदर्भ की जनता चाहती है हम वो करने के लिए तैयार है। You have lost. हमने कभी चलिए। बोला नहीं, जैसा You have lost. इन्होंने बोला You have फडणवीस ने बोला, गडकरी जी ने बोला कि हमको विदर्भ चाहिए। हमने कभी ये बोला नहीं, हमने यही बोला है कि जो जनता को चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। वाह। और दूसरी चलिए, बात, हाँ। अभी जो अपने मेहमान जो बात कर रहे थे, जी। अभी जो मेहमान बात कर रहे थे कि ये इलेक्शन मोदी के खिलाफ लड़ा जा रहा है। अगर आप महाराष्ट्र में आते और ये इलेक्शन के पोस्टर्स देखते या आप इसके एडवर्टाइजमेंट देखते तो आपको पता चलता कि इस महाराष्ट्र में बीजेपी ने मोदी के सिवाय एक भी नेता का पोस्टर लगाया नहीं शुरू में, ना एडवर्टाइजमेंट की। सब जगह मोदी, इतना तक कि महाराष्ट्र के लोग पूछने लगे कि मोदी दिल्ली छोड़ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो नहीं बनने जा रहे हैं। चलिए ये बात पाएंगे बागबारी जी। क्या समस्या बागबारी जी, इस- विनोद जी, चूंकि ये कांग्रेस के नेता हैं और ये बोल रहे हैं, मुझे जवाब देने दीजिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सारी मर्यादाओं को तोड़ती है, जो ये कहती है कि वो जहर की खेती कर रहे हैं, वो ये कहती है कि वो मौत के सौदागर हैं, और इसका रिजल्ट देश की जनता ने इनको दिया, और इस प्रकार का दिया कि इनका स्तर आज देश में विपक्ष का भी नहीं रहा। मैं मानता हूँ कांग्रेस के नेता इस तरह अमर्यादित तरीके से बोलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये फिर दोबारा रिजल्ट नहीं आने वाला है। एक राजू जी बहुत अच्छा आप क्वेश्चन उठाया कि मोदी जी का इतना ज्यादा आप जो है क्यों प्रचार प्रसार हो रहा है। ये चीज आपसे भी पूछा जा सकता है कि 10 साल तक आपके प्राइम मिनिस्टर, एक सेकंड, ये राज्य का इलेक्शन है। राज्य का राज्य का इलेक्शन है तो राजू जी, एक सेकंड, आपके राहुल गांधी जी भी हरियाणा में जा रहे हैं, राहुल गांधी जी भी वहां जा रहे हैं, सोनिया जी भी जा रही है, तो क्या ये मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं? पंचायत, ग्राम पंचायत के इलेक्शन में भी आप मोदी का फोटो लगा। राजू जी थोड़ा सुनना भी सीखिए फिर आप बोलिएगा। आपको हम मोदी फोबिया हो आपके गया। बात से हम एग्री कर रहे हैं, लेकिन हमको ये बड़ा दर्द होता है कि 10 साल जो आपके प्राइम मिनिस्टर रहे, जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी आप लोग उनको कैंपेनिंग में नहीं बुलाते थे, प्राइम मिनिस्टर से हट के तब भी आप मनमोहन सिंह जी को आप कैंपेन में नहीं बुलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर अटल जी भी प्राइम मिनिस्टर थे। अटल जी ने किसी राज्य को दूसरे राज्य से नीचा नहीं दिखाया। फिर चलिए बागबारी जी, अब हम बहुत ज्यादा विषयांतर हो गया सब्जेक्ट बागबारी जी, हम आप लोग पास फिर मैं आप लोग पास फिर आऊंगा। फिलहाल जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठा है, जो डॉक्टर कुमार ने भी सामने लाया, कि अभी चुनाव ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी नहीं मोदी लड़ रहे हैं। एक तो मतलब ये मोदी वर्सेस ऑल, बल्कि इसको और आगे बढ़ के देखा जाए तो वन वर्सेस ऑल की स्थिति बनी। इसमें चर्चा करेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, पर इसमें अलग विदर्भ राज्य का मुद्दा नदारद है। बीजेपी हमेशा से इस मुद्दे को प्रमुखता से सामने रखती थी और अब विदर्भवादी बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। इसके लिए अदालत जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र से विदर्भ नदारद। घोषणा पत्र में नहीं है अलग विदर्भ का मुद्दा। विदर्भवासियों का बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप। बीजेपी के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी में विदर्भवासी। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा अपने बयानों में अलग विदर्भ को अपना समर्थन देते रहे हैं।
लोकसभा में पार्टी की भारी जीत के बाद विदर्भवासियों को अलग विदर्भ बनने की आशा जागी थी, पर चुनाव प्रचार के दौरान मुंबई में प्रधानमंत्री द्वारा महाराष्ट्र के टुकड़े न करने वाले बयान के बाद विदर्भवासियों ने बीजेपी की मंशा पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। जो मैंने खुद ने सुना हूं और देखा हूं उनका, कि मेरे जीते जी और जब तक मैं दिल्ली में प्रधानमंत्री हूं, दुनिया की कोई भी ताकत महाराष्ट्र का विभाजन नहीं कर सकती। इसका हम विदर्भवादी सभी लोग विरोध करते हैं और धिक्कार करता हूं मैं। पहले पीएम का बयान और अब घोषणा पत्र में अलग विदर्भ की गैर मौजूदगी, इससे विदर्भवादियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पहले प्रधानमंत्री ने नागपुर में भी चुनावी सभा की। इस दौरान भी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री अलग राज्य के मुद्दे पर जरूर बोलेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, विदर्भ के विकास का जिक्र उन्होंने जरूर किया, बस इसी बात से विदर्भवासी नाराज हैं। जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने फैसला राजनीतिक परिस्थितियों को देख कर लिया है, क्योंकि विदर्भ की 62 सीटों पर अगर पार्टी विचार करती तो राज्य की बाकी बची 226 सीटों पर इस फैसले का विपरीत असर पड़ता। कि 62 जगह में विदर्भ है और 226 जगह पे ऑल महाराष्ट्र है। अब सिर्फ विदर्भ का समर्थन यदि करते हैं तो 226 जगहों में नुकसान होने की संभावना है। वहीं बीजेपी विदर्भ पर उठाए जा रहे सवालों को जायज नहीं मानती। पार्टी का कहना है कि वो हमेशा छोटे राज्यों की समर्थक रही है, इसीलिए बीजेपी पर संशय करना बेमानी है। विदर्भवासी थोड़ा संयम बरतें, विदर्भ राज्य बनाकर रहेंगे। इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंतर्गत का मुद्दा समझकर इसके संदर्भ में ठहराव भी मंजूर किया है। हमारे नेताओं ने बार बार इसके बारे में अपनी भूमिका जाहिर रूप से जनता के बीच में स्पष्ट की है, इसलिए इसको बहुत अलग तरीके से कहने की आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं है। लेकिन विदर्भ के लोगों को अब बीजेपी की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। आपको बता दें कि बीजेपी ने 1997 में भुवनेश्वर के अधिवेशन में विदर्भ राज्य का प्रस्ताव पास किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ, और इसीलिए विदर्भवासी अब बीजेपी की वादा खिलाफी के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है। एक पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव हुआ और लोकसभा में और हर बार पृथक विदर्भ का इश्यू लिया हुआ, क्या उस पार्टी के प्रधानमंत्री अकेले उसको रिवोक कर सकते हैं क्या? और विदर्भ की जनता के साथ ये धोखा हुआ है, तो इसमें कानूनन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अगर हमको कोई रिलीफ मिलता है तो उसके बारे में भी सोचेंगे। फिलहाल विदर्भवासी अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का संयुक्त महाराष्ट्र पर दिया गया बयान विदर्भ की सभी सीटों पर असर डालेगा। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी विदर्भवासियों को अपनी राजनीतिक मजबूरी समझाकर चुनावी फायदा उठा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। यह बड़ा विचित्र है, जब विदर्भ की 62 सीटें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में संभवतः निर्णायक सिद्ध होने जा रही हैं, और विदर्भ हमेशा पिछले चुनाव का परिणाम देख लीजिए, विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, ज्यादा सीटें हमेशा। वैसे में प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य से जो प्रतिक्रिया हुई, अभी आप लोगों ने देखा कि विदर्भ राज्य निर्माण समिति के एक प्रमुख थे डॉक्टर गोविंद वर्मा, उन्होंने कह दिया, उन्होंने तो अदालत तक जाने की धमकी दे दी है। और मैं इससे आगे बढ़ के बता दूं, उन लोगों ने यह फैसला किया कि चूंकि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो नागपुर से चुनाव लड़ रहे थे, नितिन गडकरी, उनके आश्वासन पर, लिखित आश्वासन पर विदर्भवासियों ने भारी संख्या में एनडीए को वहां जीत दिलाई। 10 की 10 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में गई, भारतीय जनता पार्टी से 10 की 10। उनका यह कहना है कि हम लोगों ने इतना मतदान किया उनके पक्ष में पृथक विदर्भ राज्य निर्माण के मुद्दे पर, और अब प्रधानमंत्री विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि चुनाव घोषणा पत्र से उसको निकाल दिया गया, मतलब उसके खिलाफ है। यह लेकर के विदर्भवासी सचमुच अगर लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, ठगा गया, तो कोई गलत नहीं है। और यह महत्वपूर्ण, जैसे डॉक्टर गोविंद वर्मा ने कहा देना कि चूंकि यह जो ठहराव मराठी बुलानो और प्रस्ताव होता है पारित किया है, चूंकि भुवनेश्वर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित है 1997 से, उसके बाद से इसको टालते गए। अब जब आंदोलन जोर पकड़ा, विदर्भ राज्य निर्माण समिति, अभी पिछले दिनों उन्होंने अब दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया था, राष्ट्रपति से जाकर मिले थे, वास्तव में
तो अभी चुनाव में इन लोग को उम्मीद थी कि यह अब चूंकि शिवसेना विरोध करती है, अब तक उन लोग कह रहा था कि शिवसेना हमारी सहयोगी पार्टी है, शिवसेना विरोध करी इसलिए हम, अटल बिहारी वाजपेयी भी ने कहा था हम नहीं कुछ कर पा रहे, और अब शिवसेना के अलग होने के बाद तो ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में बयान देगी या किसी निर्णय घोषणा करेगी। विनोद जी, अब देखने ये एक और मैं आपसे पसार हाफिज पसार, यह सचमुच महत्वपूर्ण यह एक सवाल खड़ा होता है जिस टोन में, जिन शब्दों के साथ प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि महाराष्ट्र का टुकड़ा नहीं हो सकता है, इससे तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं शुरू से ही आपसे कह रहा हूँ, एक तो प्रधानमंत्री के बयान को ये लेना कि प्रधानमंत्री विदर्भ राज्य के विरुद्ध हैं, ये गलत है, ये गलत अवधारणा है। आप मुझे बताइए कि अगर किसी राज्य का बंटवारा करना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? उसकी पहली प्रक्रिया होती है, पहला जो उसका, अरे एक मिनट सुनिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए प्लीज प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। उसकी प्रक्रिया क्या होती है? उसकी प्रक्रिया ये होती है, सबसे पहले कैबिनेट, केंद्र की सरकार राष्ट्रपति के पास भेजेगी प्रस्ताव बना करके, राष्ट्रपति विधानसभा के पास भेजेंगे। आंध्र विधानसभा में क्या हुआ था? इस्तीफा दे दिया था ना कांग्रेस के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने। क्या हुआ था? ये जब तक भाजपा का बहुमत महाराष्ट्र विधानसभा में नहीं होगा, विदर्भ राज्य किस प्रकार बनेगा? शिवसेना विरोध में है, आपकी बात कांग्रेस विरोध में है, एनसीपी भी पक्ष में नहीं है, तो ये बात अभी कहने की क्या आवश्यकता है? जब भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रस्ताव, उसके विरोध में तो कोई प्रस्ताव नहीं पारित हुआ है, वो प्रस्ताव जिंदा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश राज्य को घोषणा पत्र में क्यों नहीं इस बात आवश्यक नहीं होता, ये मुझे नहीं लगता जैसे शिवसेना ने जैसे विरोध किया, शिवसेना की मजबूरी है। शिवसेना देखिए ना, अब ये पूरा चुनाव जो हो गया, अभी डॉक्टर साहब ने सही कहा था, पूरा चुनाव जो हो गया बीजेपी वर्सेस रेस्ट हो गया है। अब आप ये देखिए, पूरा चुनाव बीजेपी वर्सेस रेस्ट हो गया, व्हाट एवर इट इज। अगर मोदी इज द आइकॉन ऑफ बीजेपी, जिस प्रकार से इंदिरा जी के जमाने में हम कहते थे कि इंदिरा वर्सेस रेस्ट, जिस प्रकार से आज ये वाघमारे जी चिल्ला रहे हैं और नरेंद्र मोदी को तानाशाह तक कह गए, ये अपना इतिहास भूल गए। बात में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ गई, इंदिरा गांधी वर्सेज रेस्ट और मोदी वर्सेज। तो क्या हम ये मानकर देश चले कि नरेंद्र मोदी पर इंदिरा गांधी के रास्ते पर चल निकले हैं? विनोद जी, आप तो विदर्भ के इशू को आप घोषणा पत्र से लिंक करके देख रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, बीजेपी का 3 इंपॉर्टेंट इशू, राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड और आपका आर्टिकल 370, कहाँ थी वो जब बीजेपी घोषणा पत्र हुआ था? कहाँ था? लास्ट में। और उसमें भी ये नहीं लिखा गया हुआ कि कॉमन सिविल कोड लाएंगे या 370 विड्रॉ ही करेंगे या हम राम मंदिर बनाएंगे, याद कीजिए आप। और उसमें भी यही डिबेट हुआ था कि वो बीजेपी जिसका जन्म इस 3 इशू पे हुआ है, उसको ब्लैक बर्नर में डाल दिया गया। फिर भी लोगों ने उसको एक्सेप्टेबिलिटी थी कि अच्छा किया कि डाल दिया, और लोगों ने एब्सोल्यूट मैंडेट दे दिया। आज महाराष्ट्र की सिचुएशन है कि बीजेपी शिवसेना से अलग हो गई है। विदर्भ का डिमांड तब किया गया था जब बीजेपी शिवसेना के साथ थी, आप याद कीजिए। नहीं, बीजेपी अपने घोषणा पत्र में तब लाया जब बीजेपी शिवसेना के साथ थी। 1997 में आपको याद दिला रहे, 97 घोषणा पत्र था, राष्ट्रीय अधिवेशन वही प्रस्ताव पारित हुआ। लेकिन आई वांट टू पुट फैक्ट्स स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। हम ये बोले 97 में सरकार की, ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र था इस बार, उसमें राम मंदिर का जिक्र नहीं था। राम मंदिर का उसमें बाकायदा जिक्र था। बाद में उन्होंने जिक्र किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, राकेश जी, सारी चीजों का जिक्र है, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम बना लेंगे? वहाँ पे प्रश्न ये नहीं है, चर्चा थी, ये था कि कोर्ट का जो रिपोर्ट आएगा, कोर्ट का जो आउटकम होगा, पब्लिक कंसेंसस होंगे, तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया ना मामला है। एक सेकंड राकेश जी, तो उसके बिना आप कैसे? मैं आप ही के सपोर्ट में बोल रहा हूँ कि जो इशू आपके फ्रंट पे रहता था उसको बैक में लेगा, फिर भी जीत गया। नहीं, देखिए, और जहां तक आप विदर्भ की बात कर रहे हैं, मैं बता दूं विनोद जी, वाघमारे, अगर आप तो पहले बताइए कि आप विदर्भ के हक में हैं या खिलाफ हैं, पहले इस बात का जवाब दीजिए। अगर एक बीजेपी शिवसेना गठबंधन होता तो देखते कि शिवसेना विरोध कर रहा था, बीजेपी घोषणा पत्र में ला देता।
अब नरेंद्र मोदी देख रहे हैं कि अगर विदर्भ को हम घोषणा पत्र में लाएंगे तो बाकी महाराष्ट्र में लूज करेंगे वो। आप इसको भी देखिए, इलेक्शन कोई भी लड़ता है जीतने के लिए, हारने के लिए कोई भी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती है। तो इसलिए विदर्भ पे अगर घोषणा पत्र में साइलेंट है तो आप ये नहीं बोल सकते कि विदर्भ का मामला बीजेपी खत्म कर दिया। इसका मतलब साइडलाइन कर दिया गया उसको, सिचुएशन के हिसाब से बीजेपी फिर उठाएगा। बेशक हम और आप बैठ करके डिबेट कर रहे हैं। जी जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक भारत देश का पंतप्रधान और बीजेपी मूल्यों के ऊपर राजनीति नहीं करती। इनको खाली चुनाव में जीतने के लिए जो चाहिए वो बोल देंगे। अभी उस वक्त बोला था कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाया नहीं। अभी विदर्भ का मुद्दा आया, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। डॉक्टर कुमार ने जिन मुद्दों को उठाया इस पर कैसे बात करेंगे? अशोक सिंह जी के पास विनोद जी, पहली बात तो मैं अपने कांग्रेस के मित्र को ये कहूंगा कि मूल्यों के ऊपर आधारित राजनीति भारतीय जनता पार्टी को देश को न सिखाए, क्योंकि एक भी मूल्य आधारित राजनीति पे कांग्रेस नहीं टिकी है। इसलिए पहले कांग्रेस अपने गिरबान उसके बाद शांत रहिए। अशोक जी, यहाँ मुद्दा दूसरा है। अभी जो एक बात आई डॉक्टर कुमार ने उठाया कि वो चुनावी घोषणा पत्र में क्यों दिया कि अभी उसको किनारे रख दिया गया नंबर 1। इसका कोई स्पष्टीकरण पार्टी की ओर से नहीं आया है। और अब जबकि विदर्भ राज्य निर्माण समिति ने, जितना आपने सुना रिपोर्ट, उससे आगे बढ़कर मैं बताता हूं, उन्होंने यह मांग की है कि इस पर या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे है ना, या फिर इस्तीफा दें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो लोग वहां के सांसद अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस्तीफा मांगने के लिए जा रहे हैं कि आपने लिखित आश्वासन दिया हुआ था तो चुनाव घोषणा पत्र में इसकी चर्चा क्यों नहीं है। और ये एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है भरत जी कि जब अगर ये सिर्फ साइडलाइन करने की बात थी, जैसे कहा कि जो लोकसभा चुनाव पत्र में सब उसका स्पर्श किया गया था, कहीं घोषणा नहीं थी, यहां स्पर्श कर सकते थे कि ठीक है ये जो प्रक्रिया की बात तो कपूर साहब बोल रहे हैं कि इसके जो आवश्यक प्रक्रिया है उसे पूरा कर भारतीय जनता पार्टी पृथक विदर्भ राज्य के निर्माण के पक्ष में फैसला करेगी, लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन अब तो एक आंदोलन, अभी चुनाव का अब 2-3 दिन के बाद मतदान होना है, अब पूरा का पूरा विदर्भ उबल गया है। देखिए विनोद जी, पहली बात तो ये मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि सरकार जो उन्हीं चीजों पर काम करती है जो घोषणा पत्र में शामिल हो, ऐसा तो है नहीं। बहुत सारे और भी विषय 5 वर्षों में आते हैं जिनके लिए हम लोग काम करते हैं। और जिस बात को आप चर्चा कर रहे हैं, विदर्भ कोई 15 तारीख तक का मुद्दा नहीं है, ये तो पहले से आता रहा है। आगे भी इसके निष्कर्ष निकलेंगे या पूरे महाराष्ट्र के विकास की बात करेंगे। जहां तक हमारे कांग्रेसी मित्र बोल रहे थे, ये मूल्यों पे आधारित राजनीति की बात करते हैं। कांग्रेस एक बार बता दे, आपने, हम 60 वर्षों की बात करते हैं, आप 54 साल की बात बताते हैं, हम इसको 50 साल तक ले लें। 50 वर्षों में अगर कांग्रेस एक भी मूल्य आधारित राजनीति अगर भारत में की हो तो मुझे बता दें। आज ये तानाशाही की बात करते हैं और इनके शब्द इस प्रकार के रहे हैं। इनके नेता सोनिया गांधी जी जहर की खेती बोलती है, मौत को सौदागर बोलते हैं। इनके जो राहुल गांधी जी नाम सुना बातें बोलते हैं। आज कांग्रेस इतनी बड़ी पराजित होने के बावजूद भी कांग्रेस अगर ये समझती है कि देश की जनता का द्वारा जो दिया हुआ मैंडेट गलत है, मैं मानता हूं कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है। और जो कांग्रेस के 47 जीत का है, देश की जनता उस पर भी पुनः विचार कर रही होगी, हमने गलत किया। और अगर इनके आचरण के व्यवहार भारत के हमारा समय समाप्त होने वाला है। बागमारी जी, अगले 5 वर्ष तक आपसे विपक्ष में आने के लिए महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जितने चुनाव पूर्व जो सर्वेक्षण आए हैं बागमारी जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी शीर्ष पर है, उसके बाद शिवसेना भी है। आपकी हालत बहुत पतली वहां नजर आई। ऐसे में आपकी ओर से जो बार बार कहा जाता है कि हम जो पूर्व मुख्यमंत्री, अब जो मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप क्या आशा करते हैं कि क्या आप सफलता आपको मिल सकती? जी, ये विनोद जी, ये जो चुनाव के सर्वे आए हैं जी, ये सर्वे के ऊपर थोड़ा भी विश्वास नहीं है, क्योंकि आप एक बात जानिए, आपको तो लोकसभा में विश्वास नहीं था, आपको जो 4 राज्यों के उसमें विश्वास नहीं था। आप तो शहीदों के घर खाने वाले लोग हैं, हड़पने वाले लोग हैं। महाराष्ट्र में आदर्श घोटाला आपके नाम पे है। अरे सुनो, बात कर रहे हैं आप मूल्यों के आधारित की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और देश को बता रहे हैं। ठीक है, ये सब
ये झूठ बोलने का काम बंद कीजिए। सबसे ज्यादा झूठ और फरेब अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। आज अगर देश चला गया है, देश पिछड़ा है, इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। आप मूल्यों के आधार की बात करते हैं, दूसरे को झूठा बोलते हैं। सुनो, विदर्भ वाले आपको वोट देने वाले नहीं है, बीजेपी को देने वाले हैं, नहीं देने वाले। 15 तारीख को वोट पड़ेगी और 19 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस बनेंगे। आप देख लीजिएगा, एक करके पूरे देश में आपकी एक भी शासन वाली बीजेपी ने बाहर से इंपोर्ट किए हुए हैं। कई मर्डर है, वाघमारे जी घोटाले के उम्मीदवार है। 2G वाले हमारे पास है, 3G वाले हमारे पास है, वाले हमारे पास है, आदर्श घोटाले हमारे पास है, सिंचाई वाले सब तो आपके पास है। वाघमारे झूठी पार्टी और झूठे पंत प्रधान, कोई वोट देने वाला नहीं है बीजेपी को। अरे भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ वाघमारे जी, जरा कांग्रेस के इतिहास को भी पीछे देख लीजिएगा। लेकिन एक बात सत्य है, एक सेंटेंस तो पूरा करने दो भाई, एक सेंटेंस तो सुन लीजिए इनका, एक सेंटेंस तो पूरा करने दीजिए, एक सेंटेंस। ओहो, इनकी बात सुन लीजिए। मेमोरी में आउट गोइंग है, इनकमिंग नहीं है। हमारे हाथ महात्मा गांधी के खून से लाल हुए नहीं है। हमारे हाथ ये कब्रें खोद करके राजनीति नहीं की जाती है, ये राहुल गांधी करके देख चुका है। आप मत कीजिए। अच्छा, अब मेरा बात आपको करनी नहीं चाहिए यार। हमारा समय समाप्त हो गया। आज की चर्चा, हम यहीं चर्चा को विराम देते हैं, हमारा समय समाप्त हो गया है। लेकिन आज की चर्चा के बाद यह एक सवाल जरूर खड़ा हो गया कि जो विदर्भ की 62 सीटें आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में निर्णायक साबित हो सकती हैं, वहां की जनता, विदर्भवादी जितने विदर्भ हैं, आज गुस्से में उबल रहे हैं। वे अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अवश्य इसका संज्ञान लेगा और स्थिति को स्पष्ट करेगी। दूसरी बात, ये पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान, चूंकि अब यह समापन होने जा रहा है, कुछ जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग जो हर पार्टी की ओर से किया गया, कांग्रेस ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, शिवसेना ने किया, एनसीपी ने किया, यह पहली बार हुआ है महाराष्ट्र प्रदेश में इस तरह से दोषारोपण। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन मर्यादा भंग नहीं करनी चाहिए। जहां तक महाराष्ट्र चुनाव परिणाम की बात है और चुनाव संरक्षण की बात है, अब तो कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, पता चल जाएगा। लेकिन आज की स्थिति है, जो संकेत है, उसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बन रही है। और यह तो तय है जो पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में होगी, शायद सत्ता का सिंहासन उसी के पारी में जाएगा। तो आज की चर्चा को हम समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे महाराष्ट्र महाचक्र में, महाराष्ट्र की ताजा गतिविधियों को लेते हुए। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।